नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अपना क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है मैथ्स का वो शुरू कर दिया है, ठीक है। और उसके अनुसार मैंने आपका जो प्रश्नावली 1.1 था वो मैंने आपको करा दिया है, बिल्कुल जो आपका न्यू बुक छपा है NCERT का उसके अनुसार, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 1.2, ठीक है। और इससे पहले यदि आपने प्रश्नावली 1.1 को नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, हमारे चैनल पर वो वीडियो अपलोड है और उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो, ठीक है। पहले आप उसको देख लें ताकि उसको भी आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 1.2। देखो मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो अगर किसी बच्चे के पास पुरानी बुक होगी तो उसमें ये प्रश्नावली 1.3 होगा, ठीक है। लेकिन जो आपकी अब नई NCERT की बुक छपी है उसमें ये प्रश्नावली 1.2 हो गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपके पास पुरानी बुक भी है वो भी चल जाएगा। बस आप मैच कर लेना कि प्रश्नावली 1.2 हो चुका है अभी नई बुक के अनुसार, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे प्रश्नावली 1.2 लिखा हुआ है और उनके में कुछ अलग होगा, इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि जो नई बुक छपी है उसमें प्रश्नावली 1.2 है, लेकिन जो आपके पास पुरानी बुक होगी ना उसमें प्रश्नावली 1.3 है, ठीक है। तो चलिए, आज हमारा है प्रश्नावली 1.2। इसके जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्न को आज के इस वीडियो में करेंगे। तो आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल ध्यान से देखें, ठीक है। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 यानी √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखो बच्चों, मेरा एक आप चीज से एक दावा करता हूं मैं कि जो ये क्वेश्चन है √5 का, √2 का अपरिमेय संख्या का सिद्ध करने वाला आपके एग्जाम में 100% आएगा। मैं कह सकता हूँ आपको, ठीक है। जरूर से जरूर आएगा, चाहे आपका मिड टर्म एग्जाम हो, चाहे आपका UT हो, चाहे आपका प्री बोर्ड हो, चाहे आपका कैसा भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में जो है आपका जो ये प्रश्न है √5 √2 ये आता ही है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखें, बिल्कुल ध्यान से समझे। तो देखो, आज का हमारा प्रश्न क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करना है। अब बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो मैं आपको जो है बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। यदि आप मेरे इस स्टेप को फॉलो कर लेते हो तो मेरी गारंटी है कि आपको जो है इस रूट वाला जो प्रश्न है, चाहे कोई सा भी रूट पूछ ले, √2 3 4 5 किस कैसा भी पूछ ले, तो आप जो है प्रश्न को आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, पहला स्टेप क्या है, पहले मैं यहाँ पे उत्तर लिखते हैं, उत्तर, ठीक है। पहला हमारा स्टेप है कि देखो, सबसे पहले हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि ये जो संख्या है ये परिमेय संख्या है, ठीक है। देखो, परिमेय संख्या मानकर और जो परिमेय संख्या की जो प्रॉपर्टी होती है, जो गुणधर्म होते हैं, उसको ना दर्शा करके, यानी जो परिमेय संख्या होती है, ठीक है। जब ये जो √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें तो पता है अपरिमेय संख्या, लेकिन कैसे है वो आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले मानेंगे कि माना √5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। लिखते चलो, देखो, माना सबसे पहले मान लीजिए ये स्टेप 1 है, ठीक है। माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आप सभी को सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आए तो पहला लाइन ही लिख देना है, ठीक है, बिना किसी सोचे समझे। माना √5 एक परिमेय संख्या है, पहला हमारा स्टेप ये है, ठीक है। आपको इतना लिखना है, ठीक है। आप बच्चों, आप सभी को पता है, मैं आपको एक बार और बताता हूँ। देखो, मैं आपको अलग से बताता हूँ। देखो, परिमेय संख्या का आप क्या रूल है, देखो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखो, परिमेय संख्या का रूल है कि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और जहां पे जो Q है, यानी जो ये हमारा Q है, ये कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। 0 नहीं होगा, हमेशा इसमें 1 2 नंबर होंगे, ठीक है, 0 नहीं हो सकता। और P और जो Q है ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे होंगे पूर्णांक। क्या होंगे बच्चों, तो आप कहोगे पूर्णांक होंगे। और जो P और Q को SCF है, SCF हम निकालेंगे P और Q का, तो हमारा 1 आएगा, यानी 1 आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज है। यदि इस प्रॉपर्टी को, जो ये √5 है, यदि इसको ये फॉलो कर लेता है तो ये एक परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन चूंकि हम सभी को पता है कि वो फॉलो नहीं कर पाएगा तो ये एक अपरिमेय संख्या है। अब कैसे नहीं फॉलो कर पाएगा मैं आपको बिल्कुल विस्तार से बताता हूँ, ठीक है। तो देखो, हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या का रूल क्या है कि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो, इसलिए आप वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम लिखेंगे √5 बराबर P/Q, ठीक है। यानी कि हम √5 को जो है P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आप सभी को मैंने बताया अभी इससे पहले। और जहां पे क्या होगा बच्चों, आप सभी को पता है, जहां पे जो हमारा Q है, यानी जो हमारी ये Q है, ये कभी 0 नहीं होगा। और जो P और Q है, ठीक है, P और Q जो है वो एक पूर्णांक होगा। क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक, ठीक है। ये हमारा एक पूर्णांक होगा। और उसके बाद जो है आप जब SCF निकालोगे, SCF P और Q का, तो आपका आएगा 1, ठीक है। जब आप P और Q का SCF निकालोगे तो आपको कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। तो देखो, ये जो प्रॉपर्टीज है इनमें से कुछ, यदि एक भी प्रॉपर्टी ये फॉलो नहीं होता है, ठीक है, मतलब √5 जो है
इसमें से किसी एक को भी फॉलो नहीं कर पाता है तो हम बता देंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब कैसे बताएंगे वो आप आगे समझते हैं। देखो आपने समझ लिया, 2 स्टेप समझ लिया। पहले आपको मान लेना है कि ये एक परिमेय संख्या है और आपको यहाँ पे ऐसे लिख देना है। ठीक है, देखो √5 है, इसको हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और जहाँ जो q है ना वो कभी 0 नहीं होगा और p और q एक पूर्णांक होगा और HCF इसका p और q का 1 आएगा, यानी 1 आएगा। ठीक है, समझ गए आप। अब आगे देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बट्टे में हम सभी संख्या के बट्टे में 1 होता है। ठीक है, एक छुपा हुआ होता है लेकिन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या आप ले लो उसके बट्टे में 1 जरूर मिलेगा। ठीक है, तो 1 ले लिया, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो इसका इधर से और इसका इधर से, इस पर क्रॉस जो मल्टीप्लाई है वो करेंगे। देखो तो हमारा कितना आएगा, तो बच्चों हमारा आ जाएगा √5 जब हम गुना करेंगे तो कितना आएगा √5 बराबर में p। ये हमारे पास एक मान निकल कर आ जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के दौरान। ठीक है, √5 और ये एक में जब p से गुना करोगे तो आपको कितना आएगा, p आएगा। ठीक है, ये हमारा निकल करके आ जाता है। उसके बाद जो है हमें क्या करना है बच्चों कि ये जो आपका ये निकल करके आया है तो इसके दोनों तरफ हमें इसका वर्ग करना है, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है। तो देखो कैसे करेंगे, आप सब बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो √5 का स्क्वायर बराबर में p का स्क्वायर। ठीक है, देखो √5 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो जब √5 को हम इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। ठीक है, खाली 5 हमारा बचेगा। मैं आपको रफ में समझा देता हूँ। देखो जब आप √5 में गुना करोगे √5 से तो आपका रूट कट जाएगा, खाली 5 बच जाएगा। ठीक है, देखो तो हमारा कितना बच गया, 5। ठीक है, और जो q का स्क्वायर तो हमारा q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 5q² बराबर में p का स्क्वायर। ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हमारा बचेगा। ठीक है, उसके बाद जो है बच्चों देखो ये जो हमारा q² है क्या है बच्चों, तो ये हमारा q² है बराबर में p² बट्टे में ये जो देखो ये हमारा 5 किस में, गुना में। अब ये नीचे जाएगा, बराबर के इस तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, किस में हो जाएगा, तो गुणा भाग में बदल जाता है। ठीक है, तो 5 जो हमारा भाग में बदल जाएगा, यहाँ पे नीचे हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, हमारा ये आ गया। तो यहाँ पे देखो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चों, तो हम समीकरण 1 मान लेंगे। और यहाँ पे चूंकि देखो चूंकि का सिंबल ये होता है, चूंकि का आप ध्यान रखना, आपको 2 सिंबल मैथ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो पहला होता है आपका चूंकि का। देखो चूंकि आपको लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हो, और इसलिए का ये ऐसे होता है। ठीक है, चूंकि को आप ऐसे लिख सकते हो, ये सिंबल चूंकि का है और ये इसलिए का है। ठीक है, तो देखो चूंकि यहाँ पे क्या है, देखो p का स्क्वायर बटे में 5, यानी कि p² जो है वो 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। ठीक है, 5 से विभाजित है। आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे जो p का स्क्वायर है हमारा ये 5 से विभाजित है, क्योंकि इसके बटे में 5 है। ठीक है, तो इसलिए का चिन्ह क्या होता है, ये होता है। आप समझ गए, मैंने आपको पहले बता दिया। इसलिए जो p है, p भी 5 से विभाजित होगा, 5 से हमारे क्या होगा बच्चों, तो आपका होगा विभाजित होगा। ठीक है, विभाजित होगा। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर p² जब 5 से विभाजित है तो p कैसे हो जाएगा। चलो मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूँ रफ में। ठीक है, आपको रफ वर्क में समझाता हूँ। देखो हम एक संख्या मानते हैं, जैसे 4 का स्क्वायर 2 से विभाजित है। तो देखो जब 4 का स्क्वायर करो कितना आएगा आपका, 16 आएगा। ठीक है, और 16 आपका 2 से कट जाएगा 8 बार में, तो 4 भी तो आपको कट जाएगा, 4 जो वो भी तो आपको 2 बार में कट जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो जैसे आपका 4/2, 4 का स्क्वायर था बटे में 2, तो जो ये 2 है ये भी 4 से कट रहा है, और इसका जो स्क्वायर है 4 का वो भी 2 से कट रहा है। ठीक है, मतलब ये जो 2 है ये दोनों काट रहा है। देखो इसका स्क्वायर 16 था, 16 से भी कट गया, और खाली 4 को भी ये काट देगा, 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात करी जा रही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इतना स्टेप फॉलो कर लिया आपने, देखो आपने इतना समझ लिया। जैसा मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आप ऐसा करो, आपके 1 नंबर भी एग्जाम में नहीं कटेगा, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, मेरी गारंटी है, मेरे प्रोसेस से करोगे तो पूरा मिलेगा। देखो इतना करने के बाद हमारा अगला स्टेप है कि हमें क्या करना है। देखो अगला स्टेप हमारा क्या है, हमें मानना है। ठीक है, एक बार आपको और मानना है कि मान लो आपने को मानना है कि माना p बराबर 5r। ठीक है, आपको p बराबर 5r मानना है। ठीक है, 5r के अलावा आप कुछ भी मान सकते हो। जैसे मान लो आपको √2 का आ जाए तो आप p बराबर 2r मान सकते हो। ठीक है, √3 का आ जाए तो p बराबर 3r मान सकते हो। मतलब जितना आपको रूट पूछेंगे ना अपरिमेय सिद्ध करने के लिए उतना आप मान सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें हमें दोनों तरफ वर्क करना है। तो जब आप स्क्वायर करोगे p का स्क्वायर और आपका 5r का स्क्वायर, तो आपको कितना आएगा, तो बच्चों आपका आ जाएगा p², और जब 5 का स्क्वायर करोगे तो 25r², ये आपका आ जाएगा। यानी आपका जो p² का जो मान है आपका आ गया 25r²। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो p² है यहाँ पर खाली है, यानी इस समीकरण में हम इसका मान भरेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका मान भर लेते हैं। देखिए हमारा p² में समीकरण 1 जो हमारा, देखो समीकरण 1 में जो हमारा p² का मान है उसको भरते हैं। ठीक है, देखो तो आपका मान क्या था बच्चों, तो मान था हमारा p² का मान क्या है, 25r², ये हमारा मान है। और हमें ये हमारा समीकरण 1 है,
इसमें हमें भरना है। तो देखो क्यू स्क्वायर बराबर पी, यहाँ पे देखो क्यू स्क्वायर हमने ऐसे ही लिख दिया और पी का स्क्वायर जो यहाँ पे हमने 25r² लिख दिया, क्योंकि हमें मान यहाँ पे भरना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बटे में 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, तो यहाँ पर जो है हमें काटना है। ठीक है, तो आप इसको जब काटोगे तो आप कैसे करेंगे, देखो 5 5 25। ठीक है, तो आपको कितना आ गया बच्चों, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 5r², यानी कि आप लिख सकते हो देखो q का स्क्वायर बराबर में 5r², ये आपका आ गया। आप जो है ना, आप ये जो r² है इसको, इसमें जो 5 है देखो क्यू स्क्वायर बटे में ये जो 5 यहाँ पे गुणा में है, यहाँ पे आके नीचे भाग में हो जाएगा बराबर में r²। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे वही केस है, यहाँ पे देखो क्यू स्क्वायर जो 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, इससे पहले मैं आपको बता रही है। क्योंकि देखो जिस संख्या का जो वर्ग होता है, जैसे मान लो 4 का वर्ग 16, तो 16 जो है 2 से कट जाएगा और 16 जो है और 4 भी 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि का साइन ये होता है, देखो चूंकि जो हमारे ये क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो क्यू भी, जो क्यू है हमारा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। जो हमारा क्यू है वो भी हमारा क्या होगा बच्चों, तो 5 से विभाजित होगा। ठीक है, विभाजित होगा। ठीक है, आपको ये लिख देना इतना। ठीक है, इतना आपने लिख दिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है ना 90% तो हो चुका है सॉल्व पूरा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, ये लिखने के बाद देखो, अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो एक केस हमारा क्या था इसमें, एक केस बच्चों हमारा ये था कि जो देखो यहाँ पे HCF जो है ना, ये HCF P और Q को एक आना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे जो P स्क्वायर है वो भी P जो है वो भी देखो P बटे Q के रूप में है। तो जो P है वो भी 5 से विभाजित हो रहा है, जो Q वो भी 5 से हो रहा है। यानी जब आप 5 और 5 में जो आपका HCF निकालोगे कितना आएगा आपका, 5 से कम 5, तो आपका HCF तो 5 आ जाएगा ना। लेकिन शर्त क्या है, शर्त है आपका कि HCF 1 आना चाहिए, लेकिन आपका यहाँ पे HCF कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये जो एक रूल है प्रॉपर्टी, इसको जो ये क्वेश्चन ये फॉलो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको चलिए लिखते हैं। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखेंगे, अतः जो हमारा P है, P व Q दोनों 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। दोनों किससे विभाजित है, तो 5 से विभाजित है। ठीक है, जब P और Q दोनों 5 से विभाजित होगा तो जो इसका HCF होगा, HCF P और Q का वो कभी भी एक नहीं हो सकता। आपके सामने करके दिखाया, जब इसका HCF निकाल लो कितना आएगा, 5 HCF आएगा। ठीक है, इसका HCF एक नहीं आया। रूल क्या था कि ये इसका रूल जो सभी को फॉलो करे, P बटे Q के रूप में भी हो, Q का मान 0 भी ना हो, P और Q एक पूर्णांक हो, और जो P और Q का जो HCF है वो एक आए। लेकिन यहाँ पे HCF कितना आ गया बच्चों, तो 5 आ गया। तो कहीं ना कहीं ये रूल इसने फॉलो नहीं किया, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप इसको लिखते हैं। देखो हमने ये लिख दिया, ये जो है P और Q इसके बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम, अतः हमारी जो अवधारणा है, हमारी अवधारणा विरोधाभास है। ठीक है, विरोधाभास है, हमारी अवधारणा विरोधाभास है। यानी कि विरोधाभास मतलब विरोध है, जो रूल है उसके विरोध चली गई। HCF एक आना चाहिए, HCF 5 आ गया, तो कहने की गड़बड़ी हो गया। तो ये एक परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती। ठीक है, इसलिए एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, इसलिए, ठीक है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमने इतना लिख दिया। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक चाल होता है, एक जाल होता है। पता है क्या जाल होता है, कि हमें परिमेय मान करके उसको हमें अपरिमेय दर्शाना होता है। ठीक है, क्योंकि आपको ही पता है कि √5 कभी जो है परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता, तो हमने दर्शा दिया। देखो इसमें क्या हुआ, पहले से मान लेंगे, मानने के बाद क्या है, उसके बाद जो है हम P स्क्वायर उसका वर्क करेंगे। ठीक है, फिर Q का स्क्वायर, फिर यहाँ पर बिल्कुल इक्वल आ गया। देखो Q का स्क्वायर भी 5 आ गया, उसका भी 5 आ गया। तो मतलब P और Q दोनों 5 से विभाजित हो गया, और जब 5 से दोनों विभाजित हो जाते हैं तो इसका जो HCF आप निकालोगे ना 5 और 5 का, तो आपका 5 ही HCF आएगा। अब हमें आंसर में क्या चाहिए था, रूल क्या कहता था, रूल कहता था कि जो इसका HCF है वो 1 आना चाहिए, लेकिन इसका HCF कितना आ गया, 5 आ गया। यानी कि रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या को फॉलो नहीं कर रहा, तो जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है उसी को तो अपरिमेय संख्या कहते हैं। आप सभी को पता है, समझ गए। यानी ऐसी संख्या जो परिमेय ना हो उसको अपरिमेय कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये जो पहला प्रश्न था ये आसानी से हो जाता है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि
जो हमारा 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखो जिस प्रकार हमने इससे पहले रूट 5 को सिद्ध किया था, ठीक उसी प्रकार इसको भी करेंगे, बिल्कुल आसान है, समझते हैं। ठीक है, तो वही रूल है, सबसे पहले मानेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलो, बहुत ही आसान है। एक परिमेय संख्या हमने मान लिया, तो इसका रूल क्या है, जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 बराबर में P बटे Q। ठीक है, जहाँ पे आप कह सकते हो एक प्रकार से बच्चों कि जहाँ पर जो है हमारा जो Q है वो कभी जीरो नहीं होगा, और जो P और Q है वो हमारा एक पूर्णांक होगा। क्या होगा बच्चों, तो आप कहोगे एक पूर्णांक होगा, और हमारा जो HCF निकालोगे आप P और Q का HCF, तो आपका 1 आएगा। ठीक है, तो ये रूल है। अब इसमें देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है कि देखो P बटे Q है, तो यहाँ पे देखो ये परिमेय संख्या है, ये 2 परिमेय संख्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें हमें अलग तरीके से करना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले देखो जो ये हम इस प्रकार लिख देंगे, इसको देखो 2 अंडर रूट 5, ठीक है, बराबर में P बटे Q, और जो ये प्लस का 3 है ना, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, तो माइनस का बन जाएगा, माइनस का 3, और ठीक है ये हो गया। अब इसके बाद क्या है बच्चों, इसके बाद देखो ये जो 2 है ना, इसको हम नीचे भेजेंगे। देखो अंडर रूट 5 क्या बच जाएगा, बराबर में जैसे ही लिख देंगे P बटे Q माइनस 3। ठीक है, अब जो ये 2 है ना बच्चों, आप देखो ये जो 2 है ये हमारे यहाँ पे गुणा में है, और नीचे आके भाग बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम बट्टे में 2 लिख देंगे। ठीक है, तो देखो इस साइड में जो संख्या है ना P बटे Q एक परिमेय संख्या है, 3 एक परिमेय संख्या है, बट्टे में 2 परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 5 तो एक अपरिमेय संख्या है। ये तो हमने पहले ही सिद्ध कर लिया, हमको पहले से पता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, हमने सिद्ध भी कर लिया। ठीक है, तो देखो इसको करते हैं। ठीक है, इसको मानते समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 मानने के बाद देखो यहाँ पे चूंकि जो ये हमारा P बटे Q माइनस 3 बटे 2, ये जो हमारा है यह एक क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है आपको समझना, ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और जब ये परिमेय संख्या है, और हम क्या जानते हैं, ये जो रूट 5 हम क्या जानते हैं कि अपरिमेय संख्या, हमने सिद्ध भी कर लिया इससे पहले। ठीक है, तो देखो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, देखिए हम लिखेंगे हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बच्चों, तो अपरिमेय संख्या। और आपको एक रूल और याद रखना है, वो रूल क्या आपको बताता हूँ। देखो आप याद रख लो कि कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होगी, यानी जो संख्या परिमेय है वो अपरिमेय कभी नहीं होगी। ठीक है, जो अपरिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या दोनों बराबर नहीं होगी। ठीक है, यानी कि अपरिमेय संख्या, ठीक है, बराबर नहीं होगी परिमेय संख्या के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देखो रूट 5 है हमारा, ये हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो हमारा ये है P बटे Q माइनस 3 बटे में 2, ये हमारा क्या है, ये एक हमारा परिमेय संख्या है। तो दोनों क्या बराबर होगा, परिमेय अपरिमेय कोई बराबर हुआ है, तो बिल्कुल नहीं, तो ये बराबर नहीं है। ये अतः हम आप लिख सकते हैं कि अतः यह लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि अतः यह है हमारी अवधारणा, हमारी जो अवधारणा है, हमारी अवधारणा, ठीक है, अतः ये हमारी अवधारणा के विरुद्ध है। ठीक है, ये हमारी अवधारणा क्या है बच्चों, तो आप कहोगे विरुद्ध है। ठीक है, इसलिए 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, तो एक अपरिमेय संख्या है। देखो कितना आसानी से बन गया, बहुत ही आसान था। ठीक है, बहुत ही ईजी था। ठीक है, क्या क्या हमने सिंपली मान लिया, मानने के बाद हमने वही प्रॉपर्टीज लिखी। उसके बाद क्या है, हमने ऐसे जो है यहाँ पे जो परिमेय संख्या उसको एक तरफ लिख दिया और अपरिमेय को एक तरफ लिख दिया, फिर हमने एक समीकरण बना दिया। ठीक है, उसके बाद जो देखो P बटे Q हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसके बाद जो हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, हमने सिद्ध भी कर लिया। और आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, यानी ये दोनों बराबर है नहीं, रूट 5 और ये दोनों बराबर है नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो अवधारणा है दोनों गलत है, एक परिमेय एक अपरिमेय बराबर हो नहीं सकता, इसलिए जो है हमारा 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय। ठीक है, इस पूरी प्रश्नावली में हमें यही सिद्ध करना है कि संख्या अपरिमेय है किस प्रकार से। मैंने आपको 2 प्रश्न करके बता भी दिया। अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें तीसरे प्रश्न में हमारा पहला पार्ट क्या है, 1 बटे अंडर रूट 2, ये है हमारे बच्चों, ये है। ठीक है, तो सिद्ध करते हैं। देखो पहला हम शुरू करते हैं। पहला हमारा क्या है, तो 1 बटे में अंडर रूट 2।
तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, मान लेंगे, ठीक है। तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हमने मान लिया एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या का रूल क्या है, इसलिए जो है हम 1/√2 को लिख सकते हैं P/Q के रूप में, ठीक है। जहाँ पे जो है बच्चों हमारा Q कभी 0 नहीं होगा, और जो P और Q है ये क्या होगा बच्चों, तो ये हमारा होगा एक पूर्णांक, ये हमारा होगा पूर्णांक, ठीक है, हमारा पूर्णांक होगा। और जो आप HCF निकालोगे P और Q का, तो आपका कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इतना हमने लिख दिया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर जो है बच्चों हम इसका पक्षांतर करते हैं, यानी व्युत्क्रम करते हैं, ठीक है। यानी व्युत्क्रम करने पर, ठीक है, क्या करते हैं बच्चों, तो हम करते हैं व्युत्क्रम, लिखते हैं यहाँ पे व्युत्क्रम करने पर, ठीक है, व्युत्क्रम करने पर, यानी इसको उल्टा करने पर, ठीक है। तो देखो व्युत्क्रम आप जब करोगे तो नीचे का ऊपर चल जाएगा, ऊपर का नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा हमारा √2 बटे में ही लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बट्टे में आप एक नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। बराबर में जो है हमारा क्या हो जाएगा, Q/P, ये हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, चूंकि यहाँ पे जैसे पहले प्रश्न में था, इससे पहले वाले में, उसमें भी देखो एक तरफ अपरिमेय एक तरफ परिमेय। हम जानते हैं कि √2 जो एक अपरिमेय संख्या है और P/Q एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकती, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसलिए यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं। देखो लिखते हैं यहाँ पे, चूंकि P/Q एक क्या हमारा एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। वह हम जानते हैं हम क्या जानते हैं बच्चे, तो हम जानते हैं कि जो √2 है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको ध्यान रखना है। √2 क्या हमारा एक अपरिमेय संख्या, यानी कि जो अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या, वो कभी भी बराबर नहीं होगी बच्चों परिमेय संख्या के, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, √2 कभी भी बराबर नहीं होगा P/Q के रूप में, ये कभी बराबर नहीं होगा, ठीक है। अतः हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा, यानी जो हमारे रूल है उसके अनुसार जो ये अवधारणा गलत है, ठीक है। हमारी अवधारणा क्या है बच्चों, तो हमारी अवधारणा गलत है, यानी जो रूल है, रूल क्या है कि दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे बराबर है ही नहीं, एक परिमेय है एक अपरिमेय है, कभी जिंदगी में परिमेय और अपरिमेय दोनों बराबर हो नहीं सकते, ठीक है। तो ये हमारी अवधारणा गलत है, जो हमारी अवधारणा है वो गलत है। इसलिए जो हमारा 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। तो आप कहोगे एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा इसका पहला पार्ट भी हो जाता है। अब अपने दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा है 7√5। देखो हमारा दूसरा पार्ट है 7√5, ठीक है। तो इसी प्रकार इसको भी करेंगे, पहले मान लेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आपको करना था कि आपको नंबर पूरे मिले, ठीक है। एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या है बच्चों, देखो इसलिए हम 7√5 को लिख सकते हैं हम P/Q के रूप में, ठीक है। जहाँ पे जो हमारा बच्चों क्या है, जहाँ पे जो बच्चों हमारा जो P है हमारा, जो हमारा Q है, Q कभी 0 नहीं होगा, और जो है Q 0 नहीं होगा, और जो P और Q है वो हमारा एक पूर्णांक होगा। क्या होगा बच्चों, तो हमारा एक पूर्णांक होगा, और उसके बाद जो है हमारा ये हमारा पूर्णांक हो गया, और उसके बाद जो है हम इसका HCF जब आप निकालोगे, मैंने आपको पहले ही रूल सबका सेम ही है, ये देखो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी। HCF जब इससे निकालोगे तो P और Q का जो HCF आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। तो इसका रूल है, आपको पता चल गया, P/Q के रूल मिल सकते हैं, जहाँ Q 0 नहीं होगा और P और Q पूर्णांक होगा और HCF इसका 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों कि देखो पहले इसको हम देखो, यहाँ पे ये √5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और 7 एक परिमेय संख्या है। तो 7 को हम पक्षांतर कर देंगे इधर नीचे की तरफ, देखो तो √5 इधर बच जाएगा, बराबर में P/में जो 7 है ये गुणा में नीचे आके भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पे हम Q के साथ कर देंगे 7Q, ठीक है। ये हो गया हमारा, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चों, समीकरण 1। और यहाँ पे देखो चूंकि P/7Q एक परिमेय संख्या है, क्या है बच्चों, तो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं
कि √5, ठीक है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास प्रतीत होता है, यानी विरोधाभास है, यह विरोधाभास प्रतीत होता है। अतः जो बच्चों हमारा क्या है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे आप क्या समझे, देखो यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि 7/7 जो हमारा एक परिमेय संख्या है, लेकिन जो हमारा √5 है वो हमारा एक अपरिमेय संख्या, हमने पहले भी सिद्ध कर लिया। तो आप सभी को पता है जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये कभी भी बराबर नहीं हो सकती, यानी कि जो हमारा √5 है वो कभी भी बराबर नहीं होगा p/7q की, ठीक है। तो इसलिए जो है हमारा जो ये 7√5 है ये हमारा एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये भी हो जाता है। अब हम अपने अंतिम जो आपका प्रश्न है उसकी ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है और ये हमारा इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। क्या है प्रश्न की 6 जमा में √2 को हमें बताना कि एक अपरिमेय संख्या कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना 6 जमा √2 एक परिमेय संख्या है। क्या माना हमने कि 6 जमा √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या। वही रूल है जो इससे पहले हमने किया, ठीक है। इसलिए जो है बच्चों, इसलिए जो है हम 6 जमा √2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर q जो है कभी 0 नहीं होगा और p और q क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, ठीक है। एक हमारा क्या होगा बच्चों, एक पूर्णांक होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पूर्णांक होगा। और जब आप HCF निकालोगे p और q का तो आपका 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक ही हमारा √2 जो है ये हमारा एक अपरिमेय संख्या है, तो हम अपरिमेय को अलग लिखते हैं, परिमेय को अलग लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम √2 बराबर में p/q, ठीक है। ये प्लस का जो 6 है इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 6 हो गया, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद जो आप सभी को पता है जो p/q - 6 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि p/q - 6 एक परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, तो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अपरिमेय संख्या है, ठीक है, एक जो अपरिमेय संख्या है वो कभी भी बराबर नहीं होगा परिमेय संख्या के, ठीक है। यानी कि जो हमारा ये है, ठीक है, √2 जो है हमारा कभी भी जिंदगी में बराबर नहीं होगा p/q - 6 के लिए, ठीक है। मतलब कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः यह कथन या फिर ये जो हमारा कथन है विरोधाभास है, ठीक है, विरोधाभास है, ठीक है, यानी विरोधाभास है, यानी कि हमारा कथन जो गलत है, विरोधाभास है, यानी कि परिमेय और अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए हम लिख देंगे अंतिम में, इसलिए 6 जमा √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, तो यह हमारा एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी जो है हमारा आसानी से हो गया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें, और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।